बच्चों नमस्कार। आज हम अपने हिंदी विषय में कार्यपत्रक संख्या नंबर 3 करेंगे। ठीक है, कक्षा कौन सी है? 9वीं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले बच्चों हमने गद्यांश को पढ़ना है, समझना है। ये गद्यांश जो है आपको पढ़ने मात्र से पता लग जाएगा कि किस प्रथा पर आधारित है। तो बच्चों भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कृषि लोग जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश माना गया है। तो उसी बारे में ये गद्यांश जो है उसी बारे में बताया गया है कि कैसे जमींदार लोग कैसे खेती करते थे पहले, और अंग्रेज़ आए उसके बाद कैसे हुआ और अब कैसा है। तो उस सब के बारे में हमें जानकारी दी गई है। इस गद्यांश के माध्यम से बच्चों हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें जमींदार प्रथा की जो है उस जमींदारी जो प्रथा है उसके बारे में इस गद्यांश को पढ़कर काफ़ी जानकारी मिल रही है। अब आप मेरे साथ साथ इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते और समझते चलेंगे। ठीक है, अंग्रेज़ों के आने से पहले, किसके आने से पहले? अंग्रेजों। हाँ, भारत में एक परंपरा थी। क्या परंपरा बनी हुई थी? कि साल भर की उपज का एक हिस्सा, किसकी उपज का? साल भर की उपज का एक हिस्सा राजा का भाग माना जाता था। पूरे साल की वार्षिक, सालाना क्या होती है बच्चों? वार्षिक। पूरे साल की जो उपज होती थी, पैदावार, उपज क्या होती है? पैदावार, जो खेती से अनाज आदि पैदा किए जाते हैं, तो उसका एक हिस्सा किसको दिया जाता था? बच्चे साथ साथ रिस्पांस देते चला करो, तभी पढ़ने और पढ़ाने में तभी आनंद आता है। राजा को। शाबाश। जो सांचे में खेती करने वाले किसान जिनका जमीन पर संयुक्त स्वामित्व होता था, जो साझा करने वाले होते थे, उसमें भी खेती करने वाले किसान का जमीन पर संयुक्त मतलब मिला जुला जोड़कर जो है उसका अधिकारी, स्वामित्व कौन होता है? उस भूमि का मालिक। स्वामित्व कौन होता है? तो उस भूमि के मालिक को जो था उस पर जोड़ा जाता था। अगर कोई साझे की खेती भी कर रहा था, मिलकर खेती करते थे तो। समझ गए? सांझे की खेती समझ गए, जो इकट्ठी मिलकर खेती करते हैं, और वो संयुक्त स्वामित्व होता था। ऐसे मिला जुला वो उसका अधिकारी मालिक होता था। या अपने गांव का खुद प्रबंध करने वाला ग्रामीण समाज खिराज या कर के रूप में शासक को देता था। जो गांव का प्रबंधक होता था, गांव का जो एक मुखिया होता था, वो क्या करता था कि जो ग्रामीण समाज का कर होता था उसे जो है शासक कौन था? जो राजा था, उसको देता था। ठीक है, जो खेती करने से जो उपज होती थी उसका एक हिस्सा जो है वो राजा को कर के रूप में दिया जाता था। किसके रूप में दिया जाता था बच्चों? कर के रूप में। हाँ, जो गांव का हेड होता था ना, वो सबसे इकट्ठा करके और राजा को देता था। जैसे आजकल भी आपने देखा है ग्राम में सरपंच होते हैं, ग्राम में सरपंच होते हैं ना, तो ऐसे ही ग्रामीण समाज का जो हेड होता था, मुखिया होता था, वो सभी लोगों से इकट्ठा करके और वो राजा को, शासक को देता था। सालाना पैदावार के घटने और बढ़ने के साथ साथ राजा का भाग भी अपने आप घटता और बढ़ता चला जाता था। सालाना होता वार्षिक। साल में 2 फसलें की जाती हैं बच्चों, एक खरीफ की फसल होती है, एक रबी की फसल होती है। तो जो सालाना पैदावार होती थी, अगर वो कम पैदा हुई है, किसी कारण सूखा बाढ़ आने पर जो है फसल ज़्यादा नहीं उत्पन्न हुई या कम उत्पन्न हुई है, बहुत बारी ज़्यादा भी अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी फसल पैदा हुई है, तो राजा का जो भाग होता था, एक हिस्सा कम होने पर घट जाता था और पैदावार, खेती की उपज अच्छी होने पर बढ़ जाता था। समझ गए? यस मैम। हाँ, तो किस पर आधारित था? सालाना पैदावार के ऊपर। किस पर आधारित था? सालाना पैदावार। हाँ,
अंग्रेज़ों ने इस पुरानी परंपरा को, जो हमारी एक परंपरा चली आ रही थी पुरानी पीछे से, उसको ख़त्म करके एक निश्चित नकद रकम के रूप में मालगुजारी लेना शुरू कर दिया। मालगुजारी क्या होती है बच्चों? लगान, टैक्स, कर। ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने जो हमारी एक पुरानी परंपरा चली हुई आई थी, उसको क्या किया? अंग्रेज़ों ने ख़त्म कर दिया। जो हमारी पुरानी परंपरा थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, पुश्तों से चली आ रही थी, काफ़ी समय से चली आ रही थी, अंग्रेज़ों ने उस परंपरा को क्या किया? क्या किया बच्चों? ख़त्म कर दिया। और नकद क्या होता है? नकद जो होता है, नकद रकम, जैसे भी जो उसको बेच कर जो पैसा आता है, उसको जो है ना इन्होंने पैसे के रूप में लेना शुरू कर दिया। जो रकम ली जाती थी वो नकद, मालगुजारी लेना। मालगुजारी का अर्थ क्या बच्चों? टैक्स, कर या लगान। ठीक है। मालगुजारी का मतलब समझ गए? जो पैदावार से जो टैक्स उन्होंने निर्धारित कर दिया कि आपको इतना टैक्स देना ही पड़ेगा। पहले जो था पैदावार के ऊपर होता था, अगर अच्छी फसल हुई तो अपने आप राजा का जो टैक्स था वो बढ़ जाता था, कम होती थी तो अपने आप उनका हिस्सा कम हो जाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया? उस परंपरा को ख़त्म करके निश्चित रकम का मालगुजारी लेना शुरू कर दिया, लगान लेना शुरू कर दिया कि निश्चित निर्धारित की गई राशि कि आपको उतना टैक्स देना ही पड़ेगा, चाहे आपके पैदावार कम हुई हो, आपको नुकसान हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन आपको उतना टैक्स देना ही पड़ेगा। रकम जो थी वो ज़मीन के हिसाब से तय की जाती थी। जैसे जिसकी ज़मीन होती थी उसके हिसाब से ही उसकी राशि तय की जाती थी, और साल भर में पैदावार चाहे कम हुई हो या ज़्यादा, जो रकम तय कर दी गई है वो वसूली जाती थी। ठीक है। जो निर्धारित की जाती थी रकम बच्चों, वो वसूल की जाती थी सरकार के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। क्योंकि शासन किसका था? अंग्रेज़ों का। किसका शासन था? अंग्रेज़ों का। और ज़्यादातर मालगुजारी अलग अलग व्यक्तियों पर लगाई जाती थी, एक ही उस पर नहीं, अलग अलग व्यक्ति जो जैसे खेती करता था सब पर अलग अलग जो है मालगुजारी, लगान लगाई जाती थी। जो या तो खुद खेती करने वाले, काश्तकार कौन होते हैं बेटा? खेती बाड़ी करने वाले, कृषि, किसान, खेतीहर। काश्तकार का अर्थ क्या है? कितने सारे अर्थ बता दिए मैंने। किसान, खेतीहर, खेती बाड़ी करने वाला। ठीक है। जो लगान देकर, जो वार्षिक टैक्स देकर जो खेती करता है उसे बोलते हैं काश्तकार। ठीक है। जो साल भर का क्या देता है? लगान देता है। खेतीहर, जिसकी खेती होती है लेकिन सरकार उससे लगान लेती है, टैक्स लेती है। जैसे आपके खेत हैं और सरकार आपसे हर साल टैक्स वसूल करती है। खेती आपकी है, ज़मीन आपकी है, लेकिन सरकार आपसे क्या ले रही है? टैक्स ले रही है, मालगुजारी ले रही है, लगान ले रही है। तो आपको क्या कहेंगे? काश्तकार, खेतीहर। ठीक है। ठीक है। हाँ। सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए जमींदार थे। अब देखिए, पहले तो जिसकी ज़मीन थी वही थे, अब क्या था? सरकार के द्वारा। सरकार किसकी थी? अंग्रेज़ों की। सरकार किसकी थी? अंग्रेजों अब उनके द्वारा ही जमींदार नियुक्त किए गए थे। उनके द्वारा कौन नियुक्त किए गए थे? जमींदार। पहले तो जिसकी ज़मीन थी पुश्तों से चली आ रही थी, पीढ़ी दर पीढ़ी वही अपनी खेती बाड़ी करता था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने ऐसा अधिकार हमारे लिए नहीं छोड़ा था। इसके बाद जो कसर बची, जो कमी बची, वो भारत के इंग्लैंड के ढंग से जमींदारी प्रथा। अब भारत में कौन से ढंग से जमींदारी प्रथा शुरू हो गई? इंग्लैंड के ढंग से। किस ढंग से हो गई बच्चों? इंग्लैंड के ढंग से जमींदारी प्रथा हो गई, और वहाँ की पूंजीवादी कानून व्यवस्था जारी कर दी गई हमारे देश में। जो वहाँ की पूंजीवादी, वहाँ पर क्या है बच्चों? जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी संपत्ति वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, वो जमींदारी उन्हीं के हाथों में है। ठीक है। वो गरीब लोगों से खेती बाड़ी कराते हैं।
हाँ बच्चे बोलिए। मैम हम अभी ज्वाइन हुए हैं तो मैम हमें चैप्टर का नेम बता दीजिए हिंदी का। बेटा कार्यपत्रक संख्या नंबर 3 करा रही हूँ मैं। ओके मैम। हाँ बेटे समय से आया करो क्लास में, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके मैम। हाँ तो अब पता लग गया आपको कि भारत में उन्होंने जो इंग्लैंड की जमींदारी प्रथा थी, पूंजीवादी कानून व्यवस्था, कौन सी कानून व्यवस्था? पूंजीवादी कानून। हाँ, कि पूंजीवादी लोग जो बड़ी बड़ी संपत्ति वाले लोग हैं, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा ही कानून की व्यवस्था बनाई जानी, और भारत में भी वही जमींदारी प्रथा, पूंजीपति वाली प्रथा शुरू कर दी। इस परिवर्तन के द्वारा व्यवहार में जो अंग्रेज लोग थे, उन विजेताओं की हुकूमत की सारी ज़मीन पर अंतिम अधिकार कायम हो गया। हुकूमत क्या होती है बच्चों? शासन। हुकूमत क्या होती है? हाँ, जैसे हाँ, हमारी दिल्ली पर हुकूमत किसकी है? दिल्ली पर किसका राज है? किसकी हुकूमत चल रही है? किसका शासन चल रहा है? दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? फिर तो पता होना चाहिए ना बेटा, आप कितनी देर में आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसकी वहाँ पर कौन शासक था हमारा, कौन शासन कर रहा था हमारे ऊपर? किसकी हुकूमत थी? किसकी हुकूमत चल रही थी बच्चों? बताओ। अंग्रेज़ों की। शाबाश। तो वेरी गुड। तो उन जो ज़मीन पर अंतिम अधिकार अब उन्हीं का ही कायम हो गया, ठीक है। किसान महज दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर खेती करने वाला बन गया। हमारा ही देश, भारतीयों का, हम ही किसान, लेकिन क्या किया अंग्रेज़ों ने? जो हमारी ज़मीन का हमारा अपना अधिकार था वो हमसे छीन लिया। और किसान महज क्या होता है बेटा? सिर्फ निरा। महज का अर्थ क्या है? सिर्फ या केवल, ठीक है, या बिल्कुल निरा, ठीक है। दूसरे की ज़मीन पर लगान देकर, लगान का अर्थ क्या होता है बच्चों? टैक्स, कर या हुकूमत करके टैक्स, ठीक है। वो खेती करता, टैक्स भी देता, लेकिन किसकी खेती किसकी हो गई अब? अंग्रेज़ों की। ज़मीन हमारी, हमारा देश, सब कुछ, लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी परंपरा, अपनी पूंजीवादी परंपरा और इंग्लैंड के ढंग की जमींदारी प्रथा को यहाँ पर लागू कर दिया। अब देखिए क्या है, लगान ना देने पर, बार बार बच्चों लगान शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो लगान का अर्थ क्या होता है? कर या टैक्स, ठीक है, ठीक है। लगान ना देने पर उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। अगर वो टैक्स नहीं भर पा रहा है तो क्या कर दिया जाता था? उसे ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था, उससे ज़मीन, हाँ, उससे ज़मीन छीन ली जाती थी, ठीक है। बेदखल का मतलब होता है उससे उस चीज़ को छीन लेना, उसको बेदखल कर देना, उस जगह से उसको, उसकी जो हिस्सा उसको ख़त्म कर देना। या अंग्रेज़ सरकार ने ज़मीन जो है कुछ ऐसे लोगों को दे दी जिनको उसने ज़मींदार नामज़द करना पसंद कर लिया। अब उनके द्वारा किसको दी गई? जिनके उन्होंने ज़मींदारों के नाम अपने, जो उन्हीं के हुकूमत के, उन्हीं के शासन के अनुसार कार्य करते थे, उन्हीं लोगों को नामज़द किया, उन्हीं लोगों को ज़मींदार बना दिया। नामज़द का मतलब क्या होता है? किसी के हिस्से में प्रॉपर वो कर देना कि ये ही व्यक्ति इस खेती का मालिक है, ये व्यक्ति ही ज़मींदार है, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक बच्चों? और लोग भी जो है सरकार, ये लोग भी जो है सरकार की मर्ज़ी से ज़मीन के मालिक थे।
जो जमींदार किसके द्वारा नामजद किए गए? अंग्रेज़ों के द्वारा। वो भी जो है उनकी मर्जी के मालिक थे। किनकी मर्जी के मालिक? सरकार के। सरकार किसकी थी? मर्जी के मालिक। सरकार किसकी थी बच्चों? अंग्रेजों की। अंग्रेज़ों की। और माल गुजारी ना देने पर उनसे ज़मीन छीन ली जाती थी और दूसरे व्यक्ति को दे दी जाती थी। माल गुजारी क्या बताया मैंने? बार बार इस शब्द का प्रयोग हुआ है और बार बार मैंने अर्थ बताया। क्या बच्चों? माल गुजारी, लगान कर। हाँ, कर, लगान, टैक्स। देखो एक एक शब्द के कितने कितने अर्थ निकल रहे हैं। अब इस पूरे गद्यांश में देखो हमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें मिली या नहीं मिली कि हमारे पहले देश में कैसे कैसे ज़मींदार लोग थे, अंग्रेज़ आए उन्होंने कैसे क्या किया कि हमारे देश की हमारी अपनी खेती और हमें जो है उनको टैक्स देकर खेती करनी पड़ी। ज़मीन भी हमारी, फिर भी हम उन्हें जो है उनकी मन चाहे ढंग से जैसे वो करते और फिर भी ज़मीन छीन ली जाती थी अगर समय से टैक्स नहीं दिया गया। अगर उसने भी नहीं दिया तो वो अपनी मर्ज़ी के मालिक थे, किसी को भी वो ज़मींदार नामज़द कर देते थे। ठीक है, यहाँ तक अब आपको बहुत अच्छे से गद्यांश समझ में आ गया कि उन्होंने अपने कानून व्यवस्था यहाँ पर चलाई। हमारी जो पुरानी परंपरा से खेती बाड़ी होती थी उससे उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, अब इसके प्रश्न अभ्यास पर आते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है हमारा, मालगुजारी, जमींदारी, ज़्यादातर शब्दों में से आपने प्रत्यय छांट कर लिखना है। उदाहरण दिया गया है पूंजी प्लस वादी। ठीक है, पूंजी का मतलब क्या है? कहते हैं पूंजी का मतलब क्या होता है बच्चों? धन, संपदा, दौलत। ठीक है, और वादी क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही माल गुजारी में क्या है बताइए? माल भी शब्द है और गुजारा, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। और यहाँ पर देखिए जमीन प्लस दार प्लस ई, जमींदारी। जमीन, जमीन मूल शब्द हो गया, दार भी प्रत्यय हो गया। हाँ, देखो जमींदार प्लस ई एक मूल हो गया। वैसे जमींदार हो गया जो ज़मीन का मालिक है, जमींदार, और ई हो गया प्रत्यय। अगर इसको भी हम अलग टुकड़ों में करें तो ज़मीन मूल शब्द है और दार जो है वो प्रत्यय है और उसमें ई प्रत्यय और लगा दिया। ठीक है, हर उसके ऐसे ही दो वो बन रहे हैं। अब ज़्यादातर, ज़्यादा और प्लस तर, ज़्यादा मूल शब्द है और तर क्या है? प्रत्यय है। समझ गए? माल प्लस गुजार प्लस ई, जमीन प्लस दार प्लस ई, ज़्यादा प्लस तर। ठीक है, पहले में कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। दूसरे में दो प्रत्यय हैं, दार और ई। जमीन प्लस दार प्लस ई, जमींदार प्लस ई। समझ गए? समझ गए? नहीं समझे? अब अगला प्रश्न है। किसी और बच्चे का माइक वो हो रहा है बेटा, इसलिए आवाज़ ठीक नहीं है। अपनी वो माइक ऑफ कर दो। अब दूसरे प्रश्न पर हैं बच्चों हम। सालाना शब्द से आप क्या समझते हैं? सालाना शब्द वार्षिक। शाबाश। सालाना का अर्थ क्या होता है? वार्षिक। क्योंकि हाँ, वर्ष में एक बार जो चीज़ की जाती है वो वार्षिक कहलाती है। ऐसे साल में एक बार, साल प्लस आना, यहाँ भी जो है साल वर्ष हो गया और उसमें एक बार आना, एक बार भी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अपने परिवार की सहायता से उपरोक्त
गद्यांश में से उर्दू शब्द आपने छांट कर लिखने। तो अभी हम चलते हैं अपने गद्यांश में से छांटते हैं उर्दू के शब्द। कौन से शब्द छांटने हमने? उर्दू के शब्द। अब देखिए पहली लाइन से देख लीजिए। पहली लाइन में हमारा है, बताइए सबसे पहला शब्द कौन सा मिला? खिराज। कौन सा मिला? खिराज। ठीक है। और वैसे सालाना भी जो है उर्दू का ही लफ्ज़ है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर रखा है, वो हिंदी में भी प्रयोग होता है इसका। और उसके बाद है नकद, रकम। ठीक है। हाँ, और उसके बाद है रकम के बाद आगे क्या होता मालगुजारी भी तो है? हाँ, मालगुजारी भी कर लो, मालगुजारी। हाँ, मालगुजारी। आगे देखिए वसूल, वसूलन होता है, वसूल, ये भी उर्दू का शब्द है। और सालाना। हाँ, काश्तकार, ये भी उर्दू का शब्द है। नामजद कहाँ गया? कसर भी जो है ये भी उर्दू का शब्द है। और हुकूमत भी उर्दू का शब्द है बच्चों। कायम, महज, महज। और उसके बाद है लगान, ये भी उसका है। और सरकार, जमीन, जमीन, नामजद भी है। मर्जी, मर्जी, मालिक। ठीक है। अब आपको पता लग गया, इसमें काफ़ी हमारे जो हैं उर्दू के शब्द मिले। ढूंढ लिए सभी ने? अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। जमीन, मालिक, राजा के विलोम बताने। जमीन का क्या है बच्चों? आकाश। शाबाश। उसके बाद मालिक का नौकर। शाबाश। और राजा का प्रजा और रंक। राजा प्रजा, ठीक है, और रंक राजा। अब आपको इस गद्यांश का जो आपको उचित लगे वो शीर्षक बताइए। कौन सा उचित शीर्षक? कौन सा? अंग्रेज और लगान। जमींदारी प्रथा। मैम अंग्रेज और लगान। अंग्रेज और लगान। यस मैम। इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? अंग्रेज के बारे में। जमींदारी प्रथा के बारे में बताया गया है। सारी प्रथा जो है, जो व्यवहार है, वो जमींदारों की उसमें तो इर्द गिर्द घूम रहा है। पहले का बताया और अंग्रेज़ों के काल का बताया। तो कौन सी उसका वर्णन हुआ है? जमींदारी प्रथा का। जमींदारी प्रथा। तो इसका शीर्षक क्या है बच्चों? जमींदारी प्रथा। जैसे कोई भी हम निबंध लिखते हैं तो उसका हेडिंग एक ही तो होता है। ठीक है। यस मैम। जैसे कोरोना में कितना कुछ हुआ है, लेकिन हम उसका हेडिंग क्या डालते हैं? वैश्विक महामारी कोरोना 19, यही तो डालते हैं। यस मैम। विज्ञान वरदान अभिशाप, आधुनिक युग का भारत, कंप्यूटर युग। हेडिंग शीर्षक यही होता है ना। तो इस गद्यांश का शीर्षक भी क्या है? जमींदारी प्रथा। कि पहले भारत की प्रथा कैसे थी? जमींदारी प्रथा कैसे थी पहले की, और अंग्रेज़ों ने उस जमींदारी प्रथा को कैसे अलग कर दिया। तो दोनों में किसके बारे में वर्णन किया गया है? जमींदारी प्रथा का। ठीक है। जमींदारी प्रथा। हाँ। तो बच्चों, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है आपके लिए इस कार्यपत्रक में। क्या है? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क
अवश्य पहने। सब बच्चे बाहर निकलते हुए पहनते हैं, नहीं पहनते? पहन कर जाते हैं ना। हाँ, बेवजह घर से बाहर भी नहीं जाते। ठीक है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को आनंद लेकर पढ़ने के लिए आप सभी मेरे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।